हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है क्या? गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है? मुख्य न्यायिक अधिकारी, मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारी या मुख्य शिल्पकार। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है? क्या बनेगा राइट आंसर? ये प्रथम कुलिक किसको कहे जाते थे, यानी गुप्त काल में प्रथम कुलिक किसके लिए ये शब्द प्रयोग होता था? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4, मुख्य शिल्पकार को क्या कहा जाता था? प्रथम कुलिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वो भुर्ज वो भुर्ज यानी भर्ज जो नाम है, जिस छाल पर क्या है, ऋग्वेद की प्रार्थनाएं सूक्तियां लिखी जाती थी, ये कहाँ पाई जाती हैं? वो भुर्ज छाल कहाँ पाई जाती है जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं या सूक्तियां लिखी जाती थी? कश्मीर में है, या महाराष्ट्र में, या बंगाल में, या बिहार में? ये भुर्ज छाल यानी भुर्ज पेड़ कहाँ पाया जाता था जिसकी छाल प्रार्थनाएं, वैदिक प्रार्थनाएं, ये सब लिखा जाता था? क्या बनेगा राइट आंसर? देखे होंगे, मोटा सा रहता है, उस पर लिखा जाता था, यानी इसकी छाल को इकट्ठा करके बांध दिया जाता था और उस पर लिखा जाता था, जैसे जिस तरह से कापी बनाई जाती है रिंग वाली। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये कहाँ वृक्ष उगता था? तो कश्मीर में। ये वृक्ष कहाँ पाया जाता था? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? सिलाप्पदिकरम, वलयापति, मणिमेखलई या पेरियापुरम? पेरियापुरम। क्या होगा राइट आंसर? तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। क्या होगा राइट आंसर? आप लोग बताइएगा, इन सब के लेखक कौन है? आपसे हमेशा बोल रहे थे कि चैप्टर पढ़ रहे हो तो इनके लेखक भी याद रखिएगा, है ना? टोटल जो है जितना हिस्ट्री हम लोग पढ़े हैं 6 to 8, सब उसी में है। चलिए, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में हमें किससे मिलता है और वो तमिल कृति है? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्या है? पेरियापुरम में है। पेरियापुरम एक तमिल कृति है जिसमें हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में ज्ञात होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा? क्या है मेल नहीं खा रहा? खजुराहो, चंदेल, ऐहोल, चालुक्य, कांजीपुरम पल्लव, महाबलीपुरम चोल। क्या मेल नहीं खा रहा? क्या बनेगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर इसमें? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महाबलीपुरम। ये चोल का नहीं है तो किसका है? किसके शासनकाल का है ये मंदिर? तो पल्लव का है, याद रखना, ये भी पल्लव का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है निम्नलिखित कथन? तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। क्या बनेगा राइट आंसर? क्या है इसमें राइट आंसर? 35 का क्या बनेगा राइट आंसर? तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा जाता था, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तवारीख को क्या है, जो शिक्षित व्यक्ति होते थे उन्हीं के द्वारा उर्दू में लिखा जाता था। और इसके बाद तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। कहाँ रहते थे? हिस्ट्री में आप लोग पढ़े हैं ना, रहते कहाँ थे? नगरों में नहीं रहते थे, ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे पुरस्कार पाने के लिए लिखते थे। किसके लिए लिखते थे? बिल्कुल, ढेर सारे पुरस्कार पाने के लिए लिखते हैं। कुछ याद आ रहा है? राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों बात यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? क्या है? कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य रत्ना, साहित्य लहरी। क्या होगा इसमें राइट आंसर? सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। कौन सी रचना है जो सूरदास की नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, साहित्य रत्ना। ये जो है सूरदास की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें ताकि सही विकल्प चुन सके। कथन ए है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कारण आर है, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली।
क्या बात सही है? क्या दोनों बातें सही हैं? व्याख्या भी कर रहा है, या दोनों बातें सही हैं, व्याख्या नहीं कर रहा है, या ये सही है, आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों बातें यहाँ पे गलत हैं? क्या होगा राइट आंसर? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों बातें यहाँ पे सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या हुआ, कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों को बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली थी। कुछ बातें याद आ रही हैं? ये सब हम हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता है? इस नाम से तो आप सभी परिचित होंगे, बेल्लार। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता है? महाराष्ट्र क्षेत्र में, तमिल क्षेत्र में, पंजाब या बंगाल में? क्या होगा राइट आंसर? कहाँ कहा जाता है बेल्लार? क्या बनेगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, तमिल क्षेत्र में। कहाँ? तमिल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और बी को पढ़ें, सही उत्तर का चुनाव करें। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। बी है, क्या सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें गलत हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सी बात सही है इसमें? क्या होगा राइट आंसर? जी बिल्कुल, दोनों बातें सही हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, युवा बंगाल आंदोलन द्वारा? किसके द्वारा पूर्व मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था? क्या होगा राइट आंसर इसमें? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, किसके द्वारा? ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, ईबी रामास्वामी नायर, ईबी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कारण आर है, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें? कारण आर क्या कहता है? पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुष का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। क्या मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथ के आलोचक थे? क्या बात इसमें सही है? दोनों बात सही है, व्याख्या कर रहा है, या दोनों बात सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है, या ए सही है, आर गलत है, या फिर क्या है? क्या होगा इसमें राइट आंसर? दोनों बातें यहाँ पे गलत हैं। क्या बनेगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों बातें यहाँ पे सही हैं और व्याख्या भी कर रही हैं। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के क्या थे? आलोचक थे। इनका मानना था कि ये ग्रंथ जो है उच्च जाति के लोग जो है ये निम्न जातियों को, और महिलाएं जो है ये पुरुषों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रही हैं, और यही बढ़ावा दे रहे हैं ये ग्रंथ मनु संहिता, रामायण, ये जो है यही बढ़ावा दे रहे हैं इन लोगों को। तो इनका यही मानना था, इसलिए ये भगवत गीता, मनु संहिता, रामायण के आलोचक थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों बातें सही है और व्याख्या भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? कैनिंग ने, डलहौजी ने, हार्डिंग ने, एल्जिन ने? किसने यह घोषणा किया था बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैनिंग द्वारा यह घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, उर्दू? चलिए क्या बनेगा राइट आंसर? क्या होगा इसमें राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, किसमें लिखा जाता था? मराठी में। मराठी में लिखा जाता था केसरी। आप लोग बताइए ये किसका अखबार है? कई बार इसको हम पढ़े हैं, ये किसका है? आप लोग कमेंट करिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान किए गए? 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947? किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लाए गए हैं? क्या होगा राइट आंसर इसमें? हम्म चलिए क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, 1935 एक्ट द्वारा भारतीय संविधान में काफी ज्यादा प्रावधान लाए गए थे, लिए गए थे।
निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। कथन ए है, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। कारण आर है, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत क्या होता है, ठंडी होती है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों बातें सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है, पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसका क्या कारण है? कभी जो है कभी पश्चिम में भी उग जाता, कभी दक्षिण में भी उग जाता। क्या वजह है जो सूर्य पूर्व में ही उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है? क्या वजह है? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से यानी जब पृथ्वी चक्कर लगाती है पूर्व से, क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो जो भाग पृथ्वी का जो भाग क्या होता है, सूर्य की तरफ पड़ता है तो पीछे पड़ जाता है सूर्य, और इस जिसकी वजह से क्या है, सूर्य जो है ये पूर्व की तरफ उगता है और पश्चिम की तरफ अस्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है? सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी या सह्याद्री या नीलगिरी? दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है? क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, सह्याद्री से। किससे जुड़ा है? सह्याद्री से। अगला क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मिलान करना है। संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोयला, ग्रेनाइट अवसादी सेल है, जीवाश्म ईंधन है, आग्नेय सेल है, कायांतरित सेल है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? चलिए, क्या होगा राइट आंसर? संगमरमर क्या है? संगमरमर है कायांतरित सेल। बलुआ पत्थर क्या है? संगमरमर है कायांतरित सेल। बलुआ पत्थर है अवसादी सेल। कैसा है बलुआ पत्थर? अवसादी सेल। कोयला कैसा? कोयला है जीवाश्म ईंधन। और ग्रेनाइट है क्या? आग्नेय सेल। एक ट्रिक समझेंगे, कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन। कैसे? जैसे बहुत साल पहले जब उथल पुथल पृथ्वी पर हुआ था तो सारे पेड़ पौधे क्या हुए, पृथ्वी के नीचे दब गए थे और बहुत दिनों तक दबे रहने के कारण ये ठोस हो गए, जिसकी वजह से ये क्या बन गए, कोयले का रूप धारण कर लिए। जल जाने के बाद राखी बचती है ना, जैसे आप लकड़ी जलाते हैं वैसे ही राखी बचती है, तो क्या है ये? वही पेड़ पौधे ही है। तो ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है, पेड़ पौधे नीचे दब गए। कोयला का याद रखिएगा। संगमरमर क्या है? ये तो आप सबको पता है कि इसका रूप परिवर्तन किया जाता है तो कायांतरित सेल कहलाता है। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर क्या है? तो ये अवसादी है। जैसे जब बारिश होता है तो छोटे छोटे ककरी मिट्टी सब एक साथ बह के जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होते हैं तो मोटी परत में, तो ये हो गया अवसादी। आई होप अब ये नहीं भूलेगा। चलिए, ग्रेनाइट तो आप सबको पता है, इतना लगाने के बाद यदि ग्रेनाइट ना लगा पाओ तो लास्ट तो यही बचता है, कहाँ जाएगा? आग्नेय सेल में जाएगा। तो किसमें है ये? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट ही है। चलिए, ए का 4 है, बी का फर्स्ट है अवसादी, और सी का क्या है? जीवाश्म है, और डी का है क्या? थर्ड, आग्नेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है सही मिलान करना है। क्या है? तटरूप घटक, तटबंध, स्टैक, छत्रक सेल, हिमौर किससे बनता है? पवन से, समुद्री तरंग, नदी, हिमनद। क्या सही है इसमें? क्या पूछा है इसमें? क्या सही है? केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल बी और डी, या ए और डी? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? क्या बात सही है इसमें? सबके बारे में पढ़े हैं ना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बी और डी सही है। हिमोड़ किससे बनता है? हिमनद से। और बी क्या है? स्टैक कैसे बनता है? आप लोग देखे होंगे ना, समुद्री तरंग से कुछ इस तरह से बन जाता है, ऐसे कुछ इस तरह से बन जाता है। समुद्र का जल जब इसी तरह से आते आते इस सैल को जो है काट देता है तो कुछ इस तरह से ऐसे स्टैक नुमा आकृति बन जाती है। इसे क्या कहते हैं? ये स्टैक कहते हैं। इस समुद्री पत्थर को जब कट जाता है समुद्र के लहरों द्वारा तो इसे स्टैक कहते हैं। तटबंध क्या है? ये पवन द्वारा होता है। तटबंध नहीं, किसके द्वारा होता है आप लोग बताइएगा? छत्रकशिला नदी द्वारा होता है। किससे होता है आप लोग बताइएगा? इसको पढ़े हैं कि छत्रकशिला बनता कैसे है? बना दे रहे हैं कुछ ऐसे, इस आकार का बनता है, ऐसे बनता है छत्रकशिला। अब बताइए ये किससे बनता है और कहाँ बनता है?
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवनी, समुद्र से दूरी। क्या होगा इसमें राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऊंचाई के कारण। क्या है? अत्यधिक शीतल क्यों है? ऊंचाई के कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन ए है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। ए और आर दोनों सही है। ए जो है, आर जो है वो सही व्याख्या करता है, दोनों बातें सही है, व्याख्या नहीं करता, दोनों बातें। ए सही है, आर गलत है, दोनों बातें यहाँ पे गलत है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में ठंडी वायु चलती है और ठंडे क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। ठंडे क्षेत्रों में क्या है? वायु भारी होती है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। सही है? क्या सही है इसमें? क्या बनेगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में ठंडी वायु चलती है, वायु जो है वो ठंडी होती है जो चलती है, क्योंकि तापमान यहाँ पे कम है। ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। कैसी होती है? वायु भारी होती है, तभी तो ठंडे क्षेत्रों में आप जाएंगे आपको ऑक्सीजन की कमी होगी। जैसे लद्दाख वगैरह क्षेत्र में जाएंगे, क्लास 5th की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, उसमें ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र, रेडियो, सेल्युलर फोन, टेलीविजन। जनसंपर्क का माध्यम उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? रेडियो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती? यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है, पूछा जा रहा है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान देने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत गलत भी होते हैं। क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में भूमध्य सागरीय वनस्पति नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन है, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए, विचार करिए। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। क्या है? प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। क्या प्राकृतिक संसाधन? ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण क्या है? क्या होगा राइट आंसर इसमें? क्या है नवीकरणीय उदाहरण के संसाधन? कौन कौन से हैं? वन है, आप एक पेड़ काटते हो तो दूसरा लगाते हो ना, लगाते नहीं हो, छोड़ देते हो, लगाना चाहिए सभी को। वन है जो हम दोबारा से, यानी नवीकरणीय संसाधन है, दोबारा से हम उसे, खत्म हो जाएगा तो हम दोबारा से उसे उगा सकते हैं। प्राकृतिक गैस क्या है? क्या ये खत्म हो जाएगा तो हमें दोबारा से मिलेगा? नहीं, खत्म हो जाएगा तो दोबारा से नहीं मिलेगा। मृदा, मृदा क्या है? ये भी है, मृदा जो है ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। और जल भी नवीकरणीय संसाधन है, तो राइट आंसर बनेगा क्या? बी, डी और ई। बी, डी, ई किसमें है? थर्ड में, बी, डी, ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या है? मृदा के विचरण गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु संबंधी कारक, समय। विकल्प में आंसर देने हैं। केवल ए सही है, केवल बी और सी सही है, केवल डी सही है, या ए और सी सही है? क्या होगा इसमें राइट आंसर? मृदा के विचरण गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और सी सही है। मृदा के चट्टान, और सी क्या है? जलवायु संबंधी कारक मृदा के विचरण में, मृदा के गठन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाके में मुख्यतः डॉट डॉट के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। साहूकार और छोटे किसान, छोटे किसान और खेतीहर मजदूर, भूमिहीन, खेतीहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साहूकार और छोटे किसान। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में किसके ऊपर होता है? जो छोटे लोग होते हैं, यानी साहूकार और छोटे किसानों के बीच जो है, ये जो बड़े खेतीहर होते हैं ये शोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए, पढ़ लीजिए। कथन ए है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। कारण आर है, संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। कौन सी बात इसमें सही है? दोनों बातें सही है, या फिर एक सही है एक गलत है? क्या सही है इसमें? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों बातें सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या भारत में सरकार काम करती है? कैसे करती है? वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर। ए, बी सही है, बी, सी या सी, डी या ए, सी?
भारत में सरकार काम करती है, किस स्तर पर भारत में सरकार काम करती है? क्या होगा राइट आंसर? राज्य स्तर पर करती है और किस स्तर पर करती है? तो राष्ट्रीय स्तर पर करती है। दोनों बातें सही हैं। भारत में सरकार कैसे काम करती है? राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। किसमें है? बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम्म, कौन क्या है? कौन सरपंच की तरह काम करता है? कौन सरपंच की तरह काम करता है? सरपंच की तरह काम कौन करता है? ग्राम सभा का सचिव, खंड विकास अधिकारी, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य, बारी बारी से वार्ड सदस्य। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य। सरपंच का काम कौन करते हैं? जो एक वार्ड द्वारा चुना जाते हैं, जैसे वार्ड बटे होते हैं एक समूह में, एक वार्ड के रूप में विभाजित होते हैं, तो अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा जिसको हम चुनते हैं एक वार्ड सदस्य के रूप में, वही सरपंच का काम करते हैं। सेकेंड, हाँ सेकेंड चैप्टर में हम लोग थर्ड या पंचायत में पढ़े, थर्ड चैप्टर में पढ़े हैं। सो पॉलिटी में, क्लास 6 की पॉलिटी में थर्ड चैप्टर में ये हम पढ़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लेबर चौक किसे कहते हैं? लेबर चौक किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हो, ऐसी जगह जहां मजदूरों को रेन बसेरा दिया जाता हो। लेबर चौक किसे कहते हैं? क्या बनेगा राइट आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसे क्या कहते हैं? लेबर चौक कहते हैं। आप जाके वहां से जो है जिस काम की आपको जरूरत होती है, आप जाके वहां से लिवा के आते हो, अपना काम करवाते हो, और एक दिन का काम जो करते हैं उनको आप पैसे देते हो। ये है क्या? एक जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसे लेबर चौक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करना है। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए सही है। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का क्या है? एक साधन है, ये बात तो ठीक है, और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। कैसे आमदनी बढ़ाने का जरिया? ये बात गलत है। सही है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कारण आर कहता है, व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। कौन सी बात इसमें सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों बातें सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। कोई भी देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। दोनों बातें सही हैं। जेंडर असमानता का समाधान डॉट डॉट के स्तर पर करने की जरूरत है। किस स्तर पर? केवल परिवार, परिवार, समाज और सरकार, केवल सरकार, परिवार और समाज। क्या होगा इसमें राइट आंसर? जेंडर असमानता का समाधान किसके स्तर पर करने की जरूरत है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, परिवार, समाज और सरकार के ऊपर। सब में है ये, परिवार में भी है, सबसे ज्यादा तो परिवार में है। परिवार की बात करें, परिवार तो कभी सोच भी सकते हैं नहीं, जैसे बेटा है वैसे बेटी है, बट समाज कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। समाज नहीं करता, सबसे गंदा समाज है। तो ये क्या है कि जेंडर की असमानता के रूप में यदि हम देखें, तो ये तीनों में लेके आना है, सिर्फ परिवार में ही नहीं, सिर्फ समाज में ही नहीं, सिर्फ सरकार में ही नहीं, मतलब सब में जेंडर असमानता यानी समाधान का कारण बन सकता है। शुरुआत हम अपने घर से करेंगे, है ना? तो परिवार, समाज और सरकार तीनों है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना। क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। क्या नहीं है मौलिक अधिकार? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार था बट हटा दिया गया, मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्कूल में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जीवन का अधिकार। क्या है? जीवन का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? नौकरशाही में
लाल फीताशाही, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होनी, अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों में होकर गुजरती है, आरोपी को जमानत दे देना। भारत का क्या है? मतलब इंसाफ में देरी का मतलब क्या है? कभी-कभी इंसाफ में इतना देरी कर देते हैं कि जो क्या है सज़ा वो ऐसे ही काट के चला आता है। बाद में क्या होता है कहते हैं इनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है ना? कि इन्होंने ये कत्ल नहीं किया है, इन्होंने ये जुर्म नहीं किया है। तो बिना मतलब वो 20 साल, 10 साल 2 दिन, 5 दिन किस लिए सज़ा काटा है? 2 दिन, 5 दिन की सज़ा होती ही नहीं, 10 साल, 20 साल सज़ा काटने के बाद उसे क्या किया जाता है? बाइज्जत बरी कर दिया जाता है कि इन्होंने ये जुर्म किया ही नहीं है। तो यही कहते हैं क्या इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल करना होता है। जो वो सज़ा किया ही नहीं है, उसका भी वो सज़ा भुगत रहा है, भुगत चुका है, फिर इसके बाद उसे इंसाफ मिल रहा है। तो ये है इंसाफ का कत्ल। क्या है इसमें राइट आंसर? क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। अगला क्वेश्चन है 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो अधिकारों को सुनिश्चित करता है। वनवासी, अनुसूचित जनजाति, पेपर मिल मालिक, जानवर अधिकार कार्यकर्ता। जानवर अधिकार कार्यकर्ता को में आंसर देने हैं। ए और डी सही है, केवल ए सही है। ए और बी सही है, केवल डी सही है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी सही है। वनवासी के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, वनवासी के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है? 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम ऐसा कानून था जो इनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है कि जो 25 साल से वन में रह रहे हैं और यहाँ पे यानी खेती-बाड़ी कर रहे हैं 25 साल से, उनको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। किसके लिए है? वनवासी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। हाँ, निम्नलिखित में से किस स्थिति को निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के कारण हस्याकरण प्रायः संबंधित होता है? अभाव, वंचन, भेदभाव, समानता, गर्व। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? हस्यकरण प्रायः संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी, अभाव, वंचन और भेदभाव। ये जो है दोनों प्रभावित होते हैं। जो क्या है ये देखते हैं हम। भेदभाव तो बहुत है, भेदभाव है। भेदभाव करते क्यों है? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो हम इनसे बात क्यों करें? ये तो गरीब हैं, है ना? तो अभाव के कारण भेदभाव करते हैं। ये दोनों बातें सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डॉट डॉट सम्मिलित नहीं है। मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर क्या सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं सम्मिलित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोविज्ञान नहीं सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर, आर्थिक पक्ष के स्तर। ऐतिहासिक अध्ययन डॉट डॉट के विकास में मदद करते हैं। किसके विकास में मदद करते हैं? किसके विकास में मदद करते हैं? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। किसके? ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या? भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने, विशेष विश्वकोश का उपयोग करने। क्या है? विश्वकोश का उपयोग करने। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। कैसे उनकी सहायता कर सकता है? किसके द्वारा? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचान कर, रिकॉर्ड करके, मानचित्र अध्ययन करके और मानचित्र पर सूचना ढूंढने के लिए, ये तीनों बातें सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित करना है। इनको सही क्रम में लगाना है। मूल्यांकन और पुनरीक्षण, कार्य योजना बनाना और लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। क्या होगा राइट आंसर? समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में लगाने हैं। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? क्या है? क्या पूछा है? सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान को सही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आप समस्या ही खोजेंगे। तो पहले क्या होगा? पहले होगा फर्स्ट पे समस्या, फर्स्ट पे आएगा समस्या। इसके बाद आप क्या करेंगे? फर्स्ट पे आ गया समस्या तो आप यहां से देखिए, इसमें है और इसमें है समस्या, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब इन्हीं दोनों को देखना है। समस्या के बाद क्या आता है? आप क्या करेंगे? समस्या के बाद आप क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे? तो समस्या के बाद
आप विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, विचार उत्पन्न करेंगे, है ना? इसके बाद क्या करेंगे? दूसरे नंबर पे आएगा क्या? विचारों को उत्पन्न करना। तीसरे नंबर पे आएगा क्या? तीसरे नंबर पे आएगा कार्य योजना बनाना और लागू करना। चौथे नंबर पे आएगा क्या? मूल्यांकन और पुनः परीक्षण। क्या होगा? थर्ड, फोर्थ, थर्ड फोर्थ किसमें है? फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए हुए उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। परिवार में रहना, भारत में वन क्षेत्र, पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समुदाय, इनको क्रम में लगाना है। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो आप परिवार में रहेंगे, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। फर्स्ट पे आएगा क्या? फर्स्ट पे आएगा परिवार, और इसके बाद आएगा पड़ोस में परिवार दूसरे नंबर पे, पड़ोस में परिवार दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आता है बहुत पहले के समुदाय, तीसरे पे आता है बहुत पहले के समुदाय। चौथे पे आता है क्या? भारत के वन क्षेत्र। अब आप ही बता दो क्या बनेगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक, थीमेटिक यानी तथ्यपरक मानचित्र, या प्राकृतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषता को दर्शाने के लिए, प्राकृतिक विशेषता दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे? किस मानचित्र का उपयोग करेंगे? यहाँ पे क्या होगा इसमें राइट आंसर जी? चलिए क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भौतिक मानचित्र आप बच्चों को दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है? स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन करें। पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। क्या बनेगा राइट आंसर? आप बताइए। स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच हो रही है, क्या होगा राइट आंसर इसमें? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी दोनों बातें सही हैं। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भ्रमण का आयोजन करेंगे, और सरकार को गरीबों को, यानी सरकार गरीबों को स्वस्थ सेवाएं क्यों उपलब्ध करवाना चाहिए, क्यों उपलब्ध करवाना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हस्तांतरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल क्या है? विद्यार्थी हस्तांतरण की अवधारणा को समझें। दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है? विद्यार्थी यह समझें। विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हस्तांतरण कैसे होता है। डी है क्या? विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या है? ए, सी और डी सही है। विद्यार्थी हस्तांतरण की अवधारणा को समझें। और सी क्या है? विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हस्तांतरण कैसे होता है। डी है, विद्यार्थी जानते हैं कि किसे कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। ये तीनों बातें सही हैं। बी क्या है? दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है। न्यायपालिका कहां से आ गई? विद्यार्थी को समझना। तो ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर होगा ए, सी और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे, और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृतांत को कैसे देखेंगे? कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में देखा जा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? मुस्लिम लड़की थी, जब वो पड़ोस में दावत पे गई तो परंपरागत जो शेरवानी और सलवार कमीज है उसको पहनी थी। बाद में वो जींस टी शर्ट पहन ली। तो उस लड़की के वृतांत को, उस लड़की के आप इस रोल को आप कैसे देखेंगे? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या है? ए और सी सही है। इसमें कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। सी क्या कह रहा है? कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार हम पहनते हैं, है ना। हर समय तो हम जो है ऐसे ट्रेडिशनल नहीं रहेंगे। हर समय तो हम ट्रेडिशनल नहीं रहेंगे पूरा बढ़िया से बकायदा पहने हुए, हमेशा तो नहीं रहेंगे। किसी खास फंक्शन पर ही हम ऐसे रहते हैं। तो जो है आराम के लिए या खास मौके पर पहनते हैं, और कपड़ों का पहचान जो है निशान के रूप में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से
छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या-क्या हैं? झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन सी हैं? आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतर बताएं। क्या पूछा है? आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है किन क्वेश्चन से? क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। किसमें है? बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या-क्या है? और डी क्या है? आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतर बताएं। ये दोनों क्या है? आलोचनात्मक विवेचन करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अभिकथन है बॉन्डिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग यानी भिन्न दिखे। और कारण आर है बॉन्डिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। क्या बात इसमें सही है? दोनों बातें सही हैं या गलत है? कुछ इसमें एक गलत है, एक सही है, दोनों बातें सही हैं, व्याख्या नहीं करती। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों बातें सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ए तथा आर पर विचार करें। कथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है जहां शिक्षक विद्यार्थियों और समुदाय के सदस्य यानी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों बातें सही हैं। आर जो है, ए जो है वो आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत कथन ए है परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं। कारण आर है किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें गलत हैं। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। क्या सही है इसमें भाई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों बातें यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? विद्वानों की पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, डायरी, तस्वीरें। क्या पूछा है? द्वितीयक स्रोत विद्वानों की पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, डायरी या तस्वीरें। क्या है द्वितीयक उदाहरण? क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए है द्वितीयक स्रोत के उदाहरण विद्वानों की पत्रिकाएं। क्या है? जो विद्वान लिखे हैं आप उसे पत्रिका में छापना यानी छोटे छोटे टुकड़े में उसे बांटना। आत्मकथा तो एक ही है, डायरी भी जो लिखता है वो एक ही है, तस्वीर जो है वो आप दोबारा से उस तस्वीर की तस्वीर नहीं खींच सकते, है ना। द्वितीय पूछा है, द्वितीय उदाहरण के स्रोत है, तो ये है द्वितीय उदाहरण के स्रोत। ये सब किसके हैं? प्राथमिक के हैं। किसके हैं? प्राथमिक के। पूछा जा सकता है ये भी, प्राथमिक के स्रोत कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक यानी मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है? चित्र, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उद्धरण, वो स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठी की जाती है, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़े का संग्रह। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़े का संग्रह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों हैं। तो किसमें है दोनों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दोनों बातें सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र डॉट डॉट से प्रारंभ होता है, डॉट डॉट पर समाप्त होता है। निर्माणात्मक आकलन और योगात्मक आकलन पर, यानी निर्माणात्मक आकलन पर क्या है? विद्यालय का आकलन चक्र प्रारंभ होता है, योगात्मक आकलन पर समाप्त होता है। नियोजन आकलन या योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन या निर्माणात्मक आकलन, निर्माणात्मक आकलन या नियोजन आकलन। क्या है इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्या है राइट आंसर? है ऑप्शन नंबर सेकेंड, नियोजन आकलन और योगात्मक आकलन। क्या है? विद्यालय का आकलन कहां से शुरू होता है? नियोजन आकलन से योगात्मक आकलन तक। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों के कार्यों के स्वोद्देश्य संग्रह को डॉट डॉट माना जा सकता है, रिपोर्ट कार्ड, पोर्टफोलियो, नियत कार्य या रूब्रिक्स। चलिए, क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या होगा? पोर्टफोलियो, विद्यालयों के कार्यों को स्वोद्देश्य संग्रहण को माना जाता है किसमें? पोर्टफोलियो में। याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की क्या है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं, निम्न में से क्या सहायक हो सकता है। वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं, दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं, जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। क्या है इसमें राइट आंसर? वे जनसंख्या पिरामिड को क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं और उनकी व्याख्या भी कर सकते हैं, ये बात तो सही है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं, तो नहीं बच्चा, ये तो अभी नहीं बना सकते क्योंकि छोटे हैं। जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि आप सब ने देखा होगा, जब हम जो है क्या पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे, तो जनसंख्या के बारे में देखे थे किस तरह से कितने लोग रोजगार में हैं, कितने लोग रोजगार में नहीं है। तो ये सब क्या है, हम पिरामिड से पता लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर इसमें? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही दोनों बातें तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सेकंड है राष्ट्रपति, ऑप्शन थर्ड है राज्यपाल, ऑप्शन फोर्थ है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अभी आप लोग इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी भी पढ़ेंगे। बस हम ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको बताए हैं कि 6 to 8 का टोटल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी यदि आप पढ़ लेते हैं, पतली पतली सी बुक है, वहीं से सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। और ये बीपीएससी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिला है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें, उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए क्या है, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कारण आर कहता है, कथन आर कहता है, छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। ऑप्शन फर्स्ट है ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन सेकंड है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता। और ऑप्शन थर्ड है ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन फोर्थ है ए और आर दोनों गलत है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? क्या होगा राइट आंसर? क्या दोनों बातें ठीक हैं, या दोनों नहीं ठीक है, या ठीक है और एक दूसरे से क्या कर रही हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही है, मतलब व्याख्या नहीं कर रही है? क्या होगा राइट आंसर इसका? यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जी बिल्कुल, दोनों बातें ठीक है। और जो कथन आर है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कारण कथन ए की व्याख्या भी कर रहा है। छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और किसान उसे चुका नहीं पाते थे, जिसके वजह से क्या है, ये कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर लेते थे। दोनों बातें ठीक है और ये व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के श्रम का कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित। फुट में आंसर देने हैं, केवल डी सही है, केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही है, बी, सी और डी सही है। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर 63 का? क्या है, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल ए को, बेकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है समुदायों की बड़ी संख्या, ऑप्शन सेकंड है सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, ऑप्शन थर्ड है रियासतों को तुष्ट करना या संतुष्ट करना, ऑप्शन फोर्थ है क्या ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने का मुख्य वजह क्या है? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समुदायों की बड़ी संख्या, समुदायों की बड़ी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, ऑप्शन बी है लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ऑप्शन सी है लड़कियां सौम्य यानी कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, ऑप्शन डी है लड़के दबंग और उग्र होते हैं।
यानी कुल मिला के यहाँ रूढ़िवादिता को पोषित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है ए बी सी सही है, ऑप्शन सेकंड है ए सी डी सही है, ऑप्शन थर्ड है बी और सी सही है, ऑप्शन फोर्थ है ए और बी सही है। क्या होगा राइट आंसर इसमें? किस कथन में रूढ़िवादिता को पोषित किया गया है? क्या है राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड ए सी और डी में। क्या है? ए में लड़कियों की तुलना में लड़के बेहतर स्काउट लीडर होते हैं। लड़कियां भी तो बेहतर स्काउट गाइड लीडर होती हैं। अगर ये स्काउट लीडर होते हैं तो लड़कियां गाइड लीडर होती हैं, है ना। तो यहाँ पे तुलना किया गया है। और क्या है? सी क्या है? लड़कियां सौम्य यानी कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, लड़के दबंग और उग्र होते हैं। तो इन दोनों बातों में रूढ़िवादिता को पोषित किया गया है कि जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वही ये सारी बातें किया करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद बनाते हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद बनाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति। कूट में आंसर देने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है ए बी और सी सही है, ऑप्शन सेकंड है ए और बी सही है, ऑप्शन थर्ड है बी और डी सही है, ऑप्शन फोर्थ है ए बी और डी सही है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? निम्नलिखित में से भारत में संसद बनाते हैं, कौन संसद बनाते हैं? 66 का राइट आंसर क्या है? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए बी और डी सही है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये मिलकर भारत का क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए, क्या चाहिए? प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना चाहिए, और ऑप्शन सेकंड है राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड है किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ है देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य डॉट डॉट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए। सभी धर्म अपने में अच्छे हैं, ठीक है, किसी एक धर्म को बढ़ावा दिया जाए ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या है? संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या है? समर्थन नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, ऑप्शन बी क्या है? ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं होते। विकल्प में सही विकल्प का चयन करना है, कूट में आंसर देने हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, केवल ए सही है, केवल बी सही है। क्या होगा राइट आंसर? भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या है? केवल ए सही है। व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। कहते हैं ना कि यहां मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम कहां जाएंगे? हाई कोर्ट तक, उच्च अदालत तक जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। किसी समुदाय के घेटेआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है? उसका बाकी समाज से अलगाव, ऑप्शन सेकंड है उसकी संस्कृति का विविधीकरण, ऑप्शन थर्ड है अल्पसंख्यकों का संरक्षण, ऑप्शन फोर्थ है उनका सामाजिक सशक्तिकरण। क्या होगा राइट आंसर? किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उसका बाकी समाज से अलगाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम उठाए गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना चाहिए, ऑप्शन सेकंड है ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, ऑप्शन थर्ड है छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, ऑप्शन फोर्थ है ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम उठाए गए हैं? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाके तय किया जाना चाहिए। क्या है? शहरों के कुछ इलाके तय किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जो सही है कथन आर है, कथन ए है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक
काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। कारण आर है, वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित भी करते हैं। विकल्प में आंसर देने हैं। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन सेकंड है, ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? क्या दोनों बातें ठीक हैं और एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, उनका व्याख्या भी कर रही हैं, या फिर व्याख्या नहीं कर रही हैं, दोनों बातें ठीक हैं, या एक सही है, ए सही है, या आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत हैं? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों बातें ठीक हैं, ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक और वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए, तभी तो वो इंटरेस्टिंग लगेगा। और कारण आर क्या कहता है? वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को यानी पढ़ने वालों को, अधिगमकर्ताओं को विचारों और संस्थानों को समझने में सक्षम बनाता है और उन्हें अंतर निरीक्षण यानी खुद के बारे में निरीक्षण करने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। दोनों बातें ठीक हैं और एक दूसरे की यानी आर जो है वो एक ही व्याख्या भी कर रहा है। वास्तविक और जो है क्या है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को जानकर और तार्किक बनाना चाहिए, पेशेवर बनाना चाहिए, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना चाहिए, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना चाहिए। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को क्या बनाना चाहिए? विकल्प में आंसर देने हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, ए सी डी सही है और ए बी डी सही है। क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर है 72 का ऑप्शन नंबर 4, ए बी और डी सही है। जानकार और तार्किक बनाना चाहिए, बी क्या है, पेशेवर बनाना चाहिए, और डी क्या है, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना चाहिए। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना चाहिए। आज क्या हो रहा है, आप सब लोग देख ही रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई बच्चा किसी का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे है राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना। हाँ ठीक है, जो आपके लिए अच्छा हो, जो नेता आपके लिए जो सही कार्य कर रहे हो और जो समाज के लिए अच्छे हो, आप उनको चुनिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ भी चल रहा है, तो ये है कि बच्चों को यहाँ पे किसी पार्टी को लेकर नहीं चलना है, उनको अपनी स्टडी के लिए जो सही है उनको उनका चुनाव करना है। यहाँ पे किसी पार्टी को लेकर नेता नहीं बनना है, बच्चे नेता बनने लगते हैं। तो ये है राजनीतिक रूप से अति सक्रिय नहीं बनाना चाहिए, यही ऑप्शन सही है, बाकी सभी सही है, ए बी और डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की क्या है, कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन है? ऑप्शन ए है सर्वेक्षण, ऑप्शन सेकंड है भूमिका निभाना, ऑप्शन थर्ड क्या है, समय सीमा, ऑप्शन 4 है खुले अंत वाले प्रश्न। क्या होगा राइट आंसर? सर्वाधिक उपयुक्त विद्यार्थी के लिए क्या है? मुगल प्रशासन के कर्मियों की यानी मुगल प्रशासन के जो कार्यकर्ता है उनके बारे में भूमिका बतानी है बच्चों को, तो सबसे अच्छा क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भूमिका निभाना। जैसे नाटक होता है ना, तो उससे यदि आप सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे कि किसकी क्या भूमिका थी, क्या उत्तरदायित्व था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के बीच संसदीय रूप से व्याख्या की जाती है जहां प्रधानाचार्य क्या है, प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं और शिक्षक जो है वो मंत्री परिषद हैं, जहां विद्यालयी कर्म कार्यों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा? विधायिका, विपक्ष, न्यायपालिका, कार्यपालिका। क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, पेडागोजी के क्वेश्चन बने हैं जो पॉलिटी से बने हुए हैं। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कार्यपालिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब मंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं तो क्या करेंगे? कार्य तो करेंगे ना, तो क्या है? कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु क्या है, पशु यानी मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती हैं। निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही हैं? नगर प्रशासन, पंचायती राज, निचली न्यायपालिका और आरक्षण। क्या है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में आरंभ में पशु यानी मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा कर रही हैं और बच्चों को एकत्रित की हैं। इस घटना पर चर्चा जो हो रही है, ये जो है किस बात से संभावित रूप से किस पर चर्चा हो रही है?
क्या है, नगर प्रशासन पर या पंचायती राज पर या निचली न्यायपालिका या आरक्षण पर? क्या होगा राइट आंसर इसका? किसे संबोधित कर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या है? पंचायती राज पर। किस पे है? पंचायती राज पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। और सेकंड है, शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। और थर्ड है, शिक्षक को जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हों उन्हें डांटना चाहिए। शिक्षक आरंभ में ऐसे विषयों को काट देना चाहिए। शिक्षक आरंभ में ही ऐसे विषयों को क्या है? काट देना चाहिए। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या करना चाहिए? शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। और ऑप्शन सी है, क्या विद्यार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन से संबंध स्थापित में मदद मिले। और ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। ऑप्शन फर्स्ट है ए बी सी डी चारों विकल्प सही है और ऑप्शन सेकंड है ए बी और सी सही है। ऑप्शन थर्ड है बी और सी सही है। ऑप्शन फोर है बी सी और डी सही है। क्या होगा राइट आंसर? कौन कौन सा विकल्प सही है? किसमें सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में कथनों पर विचार कर रही है? क्या बातें सही है यहाँ पे? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड बी और सी सही है। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो, तभी तो वो बता पाएगी कि आज क्या हो रहा है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान समाज में क्या हो रहा है, इन बातों का यानी समकालीन प्रेजेंट में क्या घटित हो रही है, कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है, इसका ज्ञान होना चाहिए। और सी क्या है, विद्यार्थियों को उनके दैनिक जीवन को स्कूली जीवन के संबंध में संबंध स्थापित करने की मदद करनी चाहिए। यानी जो उनके घर का माहौल है, जो उनके दैनिक जीवन के रोजमर्रा का जो उनका एक्टिविटी है, उससे उनकी क्या है, स्कूली स्कूली जीवन को जोड़ना चाहिए। ये दोनों बातें ठीक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर आधारित केंद्रण करना चाहिए? चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। और सी है, लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं। और सी है, यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता। केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, बी और सी दोनों सही है। क्या बातें यहाँ पे ठीक है? जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न निम्न किन पर अधिक केंद्रण, इंपॉर्टेंट क्या है, अधिक केंद्रण करना चाहिए? किन बातों की चर्चा यानी किन बातों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल सी। सी क्या है, यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता। केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे होता है ना, हमारे यहाँ हमारे गांव में सिर्फ लड़कियां ही खाना बनाती हैं और मैथ में कमजोर होती हैं और ये एसएसटी पढ़ेंगी, ऐसे वर्ड का यूज करते हैं लड़कियों के लिए। तो यहाँ पे क्या है, तो ऐसा नहीं होता। हर जगह ये बातें बतानी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, केस स्टडी करना है। यानी समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, ये बातें बतानी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं? सही विकल्प का चयन करना है। राष्ट्रीय गान, सुल्ताना का स्वप्न, कहानी, मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। लैंगिक बराबरी पूछा है, यहां से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं सीडीपी में भी और एसएसटी में तो आप देख ही रहे हैं। लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए क्या है, कक्षा में जो है चर्चा किया जा रहा है, तो क्या विकल्प सही है? राष्ट्रीय गान, सुल्ताना का स्वप्न, कहानी बताना चाहिए, मताधिकार आंदोलन या महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार।
क्वेश्चन क्या है ये बात याद रखना, लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, ए सी डी सही है और सी और डी सही है। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या है? बी सी और डी सही है। बी क्या है? सुल्ताना का स्वप्न कहानी, मताधिकार आंदोलन और महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार होना चाहिए। ये है लैंगिक बराबरी। चलिए, सब में इसमें है, यानी दोनों को क्या है, दोनों को यहाँ पे बराबर अधिकार मिल रहा है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ये है लैंगिक बराबरी। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, और ऑप्शन सी है भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया। ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, केवल बी सही है। क्या होगा राइट आंसर? किस पे बात कर रही है शिक्षिका? तो भेदभाव विषय पर। क्या होगा राइट आंसर इसमें? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का अनुभव, ये बुक आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से, यानी जाति भेदभाव इनको कितना परेशान किया है। और ये है जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। दो दो क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो रहा है। जूठन किसकी पुस्तक है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और ये क्या है? ये एक भेदभाव पर आधारित पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की समीक्षात्मक जांच से संलिप्त कराना चाहती हैं। निम्नलिखित गतिविधियां उनकी पाठ योजना के स्थान पा सकती हैं। दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना। भेदभाव क्या है? यह एक व्याख्यान देना। भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना। केवल ए सही है, ए तथा बी सही है, ए तथा सी सही है, ए बी सी तीनों सही है। क्या होगा राइट आंसर इसमें? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और सी सही है। क्या है? ए सी। दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, ये बातें तो ठीक है कि और सी क्या है? भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना। दोनों बातें यहाँ पे ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या सही है? कथन ए है, किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। कारण आर है, गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है। सही विकल्प का चयन करना है। ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है? कथन ए कहता है, किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण और समझ होनी चाहिए। गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है। क्या दोनों बातें ठीक हैं? एक दूसरे की व्याख्या कर रही हैं या नहीं ठीक है? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों बातें ठीक हैं और व्याख्या भी, ए जो है वो आर की व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। माध्यमिक यानी मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है। यह पाठचर्या के भार को बढ़ाता है। कारण आर कहता है, सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। वह क्या है? वह बोधगम्य नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए तथा आर जो है दोनों सही है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? दोनों बातें ठीक है या दोनों बातें नहीं ठीक है, या व्याख्या कर रहा है, क्या है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। क्या है यहाँ पे? बोधगम्य नहीं है। क्या है? क्या सामाजिक अध्ययन जो है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है और यह बोधगम्य नहीं है? तो बोधगम्य नहीं है तो क्यों इसका विकास किया जा रहा है? तो कारण आर जो है, ये कथन आर ये गलत है, कथन ए जो है ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जाता है? द्वितीयक स्रोत की तरह माना जाता है। भुज में
भूचाल के समय की फोटो एवं इसके विवरण, अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, इंदिरा गांधी के लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, महात्मा गांधी की पुस्तक जय हिंद। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है। द्वितीयक स्रोत की तरह क्या माना जा सकता है? क्या होगा राइट आंसर? 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अकबरनामा पर लेखों के संपादिक संकलन। यहाँ पे क्या है? भुज में भूचाल के समय फोटो का विवरण, ये तो प्राथमिक है। और इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू का पत्र, ये भी प्राथमिक है। और महात्मा गांधी की पुस्तक जय हिंद, ये भी प्राथमिक है। अकबरनामा पर लेखों के संपादिक संकलन, ये क्या है? ये द्वितीयक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है? द्वितीयक स्रोत। अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। विश्लेषणात्मक रूबरिक, विश्लेषणात्मक रूबरिक, जांच सूची, और क्या है? समग्र परख रूबरिक, प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष के लिए। और ऑप्शन सेकंड है एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। और ऑप्शन थर्ड है दोहरे मानक बिंदु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। क्या होगा राइट आंसर? मिलान करना है विश्लेषणात्मक रूबरिक, किससे जाएगा? विश्लेषणात्मक रूबरिक ऑप्शन फर्स्ट से है। विश्लेषणात्मक रूबरिक क्या है? तो प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए। जांच सूची क्या है? जांच सूची है दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। और समग्र परख रूबरिक क्या है? एकाकी मानव किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? 1857 के विद्रोह के क्या कारण है? देखिए दो क्वेश्चन हो गया, एक पार्ट 1 में हुआ है, एक यहाँ पे है जो है सेकंड पार्ट में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। प्रत्यक्ष कर, और ऑप्शन सी क्या है? प्रत्यक्ष कर क्या है? उदाहरण दीजिए। ऑप्शन डी है दक्षिणी एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, ए सी डी सही है, और ए बी और डी सही है। क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे बोले थे ना 1857 की क्रांति से एक से दो या दो से तीन क्वेश्चन देखने को सिर्फ एक टॉपिक से मिलता है। तो देखिए दो क्वेश्चन तक तो हो गया है, और भी है। चलिए क्या होगा राइट आंसर इसका? 86 का क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्या है? बी सी और डी सही है। क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रश्न जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। 1857 के विद्रोह का क्या कारण है? तो क्या ये संज्ञानात्मक विकास को बताता है? नहीं। आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच अंतर लिखो, ये है। प्रत्यक्ष कर क्या है? उदाहरण दो। एशिया क्या है? दक्षिणी एशिया में कई देशों में शासन की संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। क्या है? संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे रहा है। और ये संज्ञानात्मक प्रश्न है जिसमें जो है बच्चा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इसका आंसर देगा और लिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? आज के समय में और महाजनों के समय में गांव की व्यवस्था करने में तीन अंतर दीजिए। वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद्य के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती हैं? लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है केवल ए सही है, ऑप्शन सेकंड है ए और बी सही है, ऑप्शन थर्ड है ए बी और सी सही है, ऑप्शन फोर्थ है बी सी और डी सही है। क्या होगा राइट आंसर? क्या है? निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? किसका? तथ्यात्मक ज्ञान का। कौन सा क्वेश्चन तथ्यात्मक ज्ञान को बढ़ावा दे रहा है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए सही है। जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन है? तथ्यात्मक यानी तथ्य पर आधारित है। तो कौन सा क्वेश्चन तथ्य पर आधारित है? भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? क्या तथ्य है इसका? और जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। दोनों में क्या अंतर है जलवायु और मौसम में? और मौसम जो है भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आरटीई एक्ट 2009 आरटी एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे का सर्वांगीण विकास, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना।
ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, ए सी डी सही है और ए बी डी सही है। 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सी और डी सही है। बच्चे का सर्वांगीण विकास। सी क्या है? क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना। और डी है बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सिखाना। ये बातें ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया उनके समझने के लिए और शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायित्व बनाने के लिए। ऑप्शन डी है अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता करने के लिए। केवल ए सही है, ए और सी सही है, ए बी और डी सही है, केवल सी सही है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या है? ए बी और डी सही है। विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए। और बी क्या है? विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया है उसको समझने के लिए। और डी है अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीके और साधनों का पता लगाना। ये तीनों बातें ठीक है। आकलन से संबंधित पूछा है, कारण कैसे आप पता लगाएंगे और क्या बातें सही हैं, तो ये तीनों बातें ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट है 90। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष तदनुभूति समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता पर विकास का आकलन करते हैं? ऑप्शन ए है अपने क्षेत्र में संवेदनशीलता की बात हो रही है। अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने की विधियों का उल्लेख करना। भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। ऑप्शन सी है भारत के गांवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्या कीजिए। और ऑप्शन डी है राष्ट्र के एकीकरण को कौन सी बाधाएं एकीकरण की कौन सी बाधाएं हैं? संवेदनशील की बात कर रहा है क्या? तदनुभूति समीक्षा और संवेदनशील के विकास हेतु यानी सामाजिक विज्ञान के अधिगम के अंतर्गत हम बच्चों से क्या बातें करेंगे जो उनको संवेदनशील बनाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है ए बी सी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है, ए सी और डी सही है। कौन कौन सी बातें यहाँ पे ठीक है बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए? राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल बी और सी सही है। बी सी क्या है? भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। और सी है भारत के गांवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्या कीजिए। दोनों बातें क्या है? आप किसी से बात करोगे किसी बच्चे से तो ये दोनों बातें क्या है? उनको संवेदनशील बनाती हैं। ये लास्ट है एसएसटी का। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं? अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके प्रभाव होंगे। हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे? वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोगों के मुख्य कार्यों यानी मुख्य कामों का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है? क्या है? अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण करने के लिए आप जो है उनको आंकते हैं, तो किस कौशल का विकास आप उसमें देखते हैं बच्चों में? क्या होगा राइट आंसर इसमें? अगर हिमालय से सभी हिमनदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप तो एक क्वेश्चन ये करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? भारत के राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है? तो क्या कर रहे हैं आप? अधिगमकर्ता का जो है इनके क्या कौशल हैं, ये किस तरह से इनको अपने शब्दों में समझते हैं, किस तरह से आंकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बेस्ट है आप जो बच्चों से करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। तो क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और डी यहाँ पे सही है। ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही टोटल जितने शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं सभी शिफ्ट वाइज हम एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट पेपर 2 में रह जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते। यदि आप पेडागोजी किस तरह से सॉल्व करना है वो आप देख लिए, टैग वर्ड वाला सेशन, टैग वर्ड। यदि टैग वर्ड आप समझ लिए और इसके बाद जितने प्रीवियस ईयर हैं आप सॉल्व कर लिए तो 100+ आप रहेंगे। ये एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। 10 दिन की स्ट्रेटजी जो हम फॉलो किए थे वो आपको बताए हैं, प्लीज उसे जरूर देखिएगा। आपको समझाए हैं एक वीडियो में, 10-12 मिनट का है, बट आपका पूरा जीवन चेंज करने वाला है। आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए यही इन करते हैं। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम में, और जरूर यहाँ से क्वेश्चन
आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो आपको दिखाए भी कि कहाँ से क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं। तो चलिए यही एंड करते हैं, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो